हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से सल्तनत काल की स्थापत्य कला के विषय में इस वीडियो में चर्चा करूँगी। यदि हम भारतवर्ष में स्थापत्य कला के विषय में चर्चा करते हैं, स्पेशली दिल्ली सल्तनत के काल में, तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि इसकी प्रारंभ जो है यहाँ पे इस्लामी शैली की भारत में हुई थी तथा वास्तुकला के क्षेत्र में काफ़ी विकास हमें देखने को मिलता है दिल्ली सल्तनत के समय में। जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मस्जिदों का निर्माण भारत में, स्पेशली गुंबदों का निर्माण, ये सभी दिल्ली सल्तनत के स्टार्ट के साथ ही हमें या इसके प्रारंभ के साथ हमें देखने को मिलता है। यदि हम यहाँ पे जो आर्किटेक्चर रही है दिल्ली सल्तनत की उसके विषय में बात करते हैं तो जो इंडो इस्लामिक शैली है और विश्व के जितने भी भव्य उत्कृष्ट जितने भी इमारत रहे हैं उसकी विशेषताएं भी हमें दिल्ली सल्तनत काल के जो आर्किटेक्चर है उसमें दिखाई देती है। भारतवर्ष के इतिहास में हम देखते हैं कि भारत में विदेशी शासकों द्वारा समय समय पर आक्रमण किया गया। कुछ विदेशी आक्रमणकारी शासक का उद्देश्य भारत में लूटमार और भारत की धन संपदा को लेकर अपने वतन को वापस जाना था, तो वहीं कुछ विदेशी शासकों ने लंबे समय तक भारतवर्ष में एक शासन व्यवस्था भी कायम की थी। इसी शासन व्यवस्था के क्रम में हम दिल्ली सल्तनत को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत भारतवर्ष में अपनी शासन व्यवस्था के लिए इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में स्थापत्य कला की जो प्रगति दिखाई देती है उससे न सिर्फ भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसकी चर्चा होती है। दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला, स्थापत्य कला अपने आप में दो संस्कृतियों, दो सभ्यताओं के मिलन का प्रतीक है और यही कारण है कि इसमें जिस स्थापत्य कला और वास्तुकला का प्रादुर्भाव हुआ है उसे हम इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के नाम से जानते हैं। सल्तनत काल में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला ने विश्व में अनेक भव्य उत्कृष्ट भवनों, इमारतों के द्वारा अपनी पहचान बनाई है। इसकी पृष्ठभूमि में एक कारण यह भी रहा है कि दिल्ली सल्तनत के काल में जो भी शासक रहे थे उनमें से अधिकांश में स्थापत्य कला और वास्तुकला के प्रति काफ़ी अभिरुचि रही थी और उनकी रुचि उनकी विरासत में भी ऐसा चला ही आ रहा था। अगर हम इंडो इस्लामिक वास्तुकला, स्थापत्य कला की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हमें दिखाई देती है वह यह है कि इसमें धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष इन दोनों ही तरह की विचारधारा पर आधारित संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। उदाहरण स्वरूप अगर हमें मंदिरों में शिखर दिखता है तो वही सल्तनत कालीन मस्जिदों में हमें गुंबद की प्रमुखता देखने को मिलती है। स्थापत्य कला क्षेत्र में यदि हम बात करें कि क्या और प्रगति हुई थी सल्तनत काल में, तो हमें यह देखने को मिलता है कि हिंदू मुस्लिम दो संस्कृतियों के मेल जोल का परिणाम है और इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला में हमें जहां एक ओर भारतीय स्थापत्य की क्षैतिज शैली का उत्कृष्ट परिचय हमें प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर इस्लामिक स्थापत्य कला का प्रतीक मेहराब हमें अत्यधिक आकर्षित करता है। इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के संदर्भ में अपने जानकारी को एक विस्तृत आधार देने के लिए हमें सल्तनत कालीन मुख्य इमारतों, भवनों का अध्ययन करना होगा, जिससे हमें सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में ज्ञात हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे कुव्वतुल इस्लाम के विषय में बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना है उस समय एक मस्जिद के तौर पे की गई थी तथा इसकी स्थापना के विषय में अगर हम बात करते हैं तो इसका हम उल्लेख दिल्ली सल्तनत के प्रमुख जो वास्तुकला के जो नमूने रहे हैं उसमें भी दिखाई देता है। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के संदर्भ में जो सबसे प्रथम उत्कृष्ट उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है वह है कुव्वतुल इस्लाम। इसके संदर्भ में महान इतिहासकार और स्थापत्य कला के जानकार पर्सी ब्राउन ने अपने संस्मरण में स्पष्ट किया है कि सल्तनत कालीन स्थापत्य कला में अगर हम इस्लामी स्थापत्य कला की बात करते हैं तो उसका सर्वप्रथम प्रयोग कुव्वतुल इस्लाम में ही हुआ है। कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली के राय पिथौरा के समीप बनाया गया एक मस्जिद है। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के उपलक्ष्य में करवाया था। अगर कुव्वतुल इस्लाम की प्राचीन इतिहास की बात करें तो मस्जिद बनाए जाने से पहले यह एक जैन मंदिर रहा था जो कालांतर में वैष्णव मंदिर में परिवर्तित हो गया था। सच तो यह है कि कुव्वतुल इस्लाम भारत में दिल्ली में तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम मस्जिद भी रहा था।
इस मस्जिद को इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा काफ़ी इसका विस्तार भी किया गया था। इस मस्जिद पर कुरान की आयतें खुदवाई गई थीं, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के निर्देश पर किया गया था। अब यहाँ पे यदि अन्य भवनों की या इमारतों की यदि हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में, तो उसमें महत्वपूर्ण स्थान कुतुब मीनार का आता है। कुतुब मीनार दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूनों में से एक है, जिसे वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इसका निर्माण दिल्ली में मुअज्जिन के लिए कराया गया था, जिसके अजान जहाँ से दी जाती थी और उस अजान को काफ़ी दूर तक सुना जा सकता था। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह 242 फीट ऊंचा है। इसके निर्माण की विशेषता यह है कि यह नीचे से ऊपर की ओर संरचना में पतला होता हुआ चला जाता है, जो इसके निर्माण की मुख्य विशेषता है। कुतुब मीनार में निर्माण के समय 4 मंजिलें रही थीं, किंतु फिरोज शाह तुगलक के समय कुतुब मीनार का चौथा मंजिल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे फिर से 2 मंजिलों के रूप में निर्मित किया गया, जिससे कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हो गए। अगर हम पहली मंजिल की बात करें, इसकी आकृति सितारों की आकृति की भांति है तथा यह गोल और बांसुरी नुमा रहा है। दूसरी मंजिल की जो आकृति है वो वृत्ताकार है, वहीं तीसरी मंजिल की आकृति सितारे नुमा है और चौथी मंजिल गोलाकार है। लाल पत्थरों का कुतुब मीनार के निर्माण में काफ़ी प्रयोग किया गया है। कुतुब मीनार वास्तव में दिल्ली से 12 मील दूर महरौली गांव में स्थित है। कुतुब मीनार के निर्माण का मुख्य उद्देश्य आज़ान अदा करना था, किंतु कालांतर में यह कृति स्तंभ के रूप में भी पहचाना जाने लगा। इसे बनाने के क्रम में पहली मंजिल के निर्माण के बाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक का देहांत हो गया था, जिसके पश्चात शेष मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। इतिहासकारों का यह भी मत है कि कुतुब मीनार का निर्माण ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो एक सूफी संत रहे थे, उसकी स्मृति में बनवाया गया था। अगर हम कुतुब मीनार के 5 मंजिलों के निर्माण सामग्री पर ध्यान दें तो हमें यह देखने को मिलता है कि इसके पहले 3 मंजिलों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। वहीं शेष 2 मंजिलों का निर्माण में बलुआ पत्थर के अतिरिक्त संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है। कुतुब मीनार में अरबी तथा देवनागरी दोनों ही लिपि में शिलालेख देखने में आते हैं। कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई 71.4 मीटर है तथा इसमें 375 सीढ़ियां हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो भवन हम कह सकते हैं जिसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के समय हुआ था, वह 2.5 दिन का झोपड़ा है। इसे बनाने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। इतिहासकारों का मत है कि इसका निर्माण 2.5 दिनों में करवाया गया था, इसलिए इसे हम 2.5 दिन के झोपड़ा के नाम से जानते हैं। यदि हम इसके निर्माण के विषय में बात करते हैं तो कुवल उल इस्लाम मस्जिद के तर्ज पर ही इसका निर्माण भी करवाया गया था। इसमें मेहराब दार पर्दा इल्तुतमिश के द्वारा लगवाया गया था। कहा यह भी जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जहां है, पहले वहां एक संस्कृत विद्यालय था। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव के नाटक हरकेली की कुछ पंक्तियां यहाँ दीवारों पर उत्कीर्ण हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा की रूपरेखा हेरात निवासी अबू बकर के द्वारा तैयार किया गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसके निर्माण के बाद यहाँ 2.5 दिन का एक त्यौहार का आयोजन किया गया था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। अधिकांश विद्वान इससे सहमत हैं। इल्तुतमिश के द्वारा इस मस्जिद का विस्तार करवाया गया था। इस मस्जिद में हमें 3 स्तंभों का प्रयोग देखने में मिलता है, जिसके ऊपर 20 फीट ऊंची छत है। इसमें 5 मेहराबदार दरवाजे हैं तथा यहाँ पे इन दरवाजों में मुख्य दरवाजा सबसे अधिक ऊंचा है। चक्राकार एवं बांसुरी के आकार की मीनारें मस्जिद के हर कोने में बनाई गई हैं, जो इसकी भव्यता का प्रतीक है। अब यहाँ पे यदि हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स और रही थी दिल्ली सल्तनत की, उसके विषय में चर्चा करते हैं तो सल्तनत काल के स्थापत्य कला का जो ये मकबरा रहा था, नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा, ये उल्लेखनीय स्थान रखता है। सल्तनत काल के स्थापत्य कला का यह मकबरा भी अपने आप में एक विशिष्ट उदाहरण है। इसे सुल्तानगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में तुर्क सुल्तानों द्वारा निर्मित पहला मकबरा है और इसी के कारण इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली के जन्मदाता के तौर पे भी संबोधित किया जाता है। इल्तुतमिश ने इस मकबरे का निर्माण अपने ज्येष्ठ पुत्र नसीरुद्दीन महमूद
की याद में करवाया था। यह मकबरा आकार में दुर्ग के समान दिखाई देता है। मकबरे की चारदीवारी के बीच में एक आंगन बना हुआ है जिसके बीच में अष्टकोणीय चबूतरा है। इस मस्जिद में एक तहखाना भी निर्मित किया गया है जिसमें राज परिवार के लोग एकांत में अपना समय व्यतीत करते थे। अगर स्थापत्य कला की बात करें तो इस मस्जिद के मेहराबों में मुस्लिम कला तथा पूजा स्थान और गुंबद के आकार के छत में हिंदू कला शैली दिखाई देती है। तो यहाँ पे सम्मिश्रण के उल्लेख जो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें देखने को इस मकबरे में दिखाई पड़ता है। पहली बार संगमरमर का प्रयोग यदि हम इसकी चर्चा करें तो किस बिल्डिंग में हुआ था या किस कार्य में हुआ था वास्तुकला का, तो ये हम कह सकते हैं कि नसरुद्दीन महमूद के मकबरे में हुआ था। पहली बार संगमरमर का प्रयोग इस मकबरे के निर्माण में किया गया। अगर हम मेहराब के प्रयोग की बात करें तो वह भी पहली बार इसी में प्रयोग में लाया गया था या हुआ था। यहाँ पे इतिहासकारों का यह भी मत है कि संगमरमर और मेहराब का कलात्मक प्रयोग मकबरे में पहली बार दिखाई देता है। तो ये हम कह सकते हैं कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में यदि हम संगमरमर के प्रयोग और अगर हम मीनारों की बात करते हैं तो यहाँ पे ये उल्लेखनीय स्थान रखता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट अन्य जितने भी स्थापत्य कला के जो नमूने रहे हैं उसमें इल्तुतमिश का मकबरा भी आता है। इसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली में करवाया गया था। इस मकबरे की दीवारों पर कुरान की आयतें खुदवाई गई हैं। मकबरे के बने गुंबदों में घुमावदार पत्थर के टुकड़ों का प्रयोग देखने में आता है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इस मकबरे का फिर से मरम्मत भी करवाया गया था। इतिहासकारों का मत है कि अकबर इस मकबरे से बहुत अधिक प्रभावित था और उसने इसी के तर्ज पर बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी अतरकिन का जो दरवाजा था उसके विषय में। इल्तुतमिश के द्वारा राजस्थान के नागौर में इसका निर्माण करवाया गया था तथा कालांतर में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसकी मरम्मत करवाई गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करते हैं मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के विषय में तो इसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। कालांतर में अलाउद्दीन के द्वारा इसकी मरम्मत करवाई गई थी और इसका विस्तार भी किया गया था। यदि हम यहाँ पे लाल महल के विषय में बात करते हैं तो लाल महल का जो निर्माण था वह दिल्ली में बलबन के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली स्थापत्य कला का एक सुंदर उदाहरण सुल्तान बलबन का मकबरा भी रहा है। इस मकबरे के कक्ष के अगर हम देखते हैं अगर इसके कक्ष को तो इसे वर्गाकार बनाया गया है। जानकारों का मत है कि सर्वप्रथम इसी मकबरे में वास्तविक मेहराब का प्रयोग किया गया था। तो जो मेहराब के प्रयोग के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग हो जाता है वह बलबन का मकबरा हो जाता है। यदि हम यहाँ पे अलई दरवाजा के विषय में बात करते हैं तो जो अलई दरवाजा है इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। इसका जो प्रवेश द्वार है या मुख्य द्वार के विषय में यदि हम देखते हैं तो इसे लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया था। तो यहाँ पे जैसा मैंने अभी कहा जो अलई दरवाजा है इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था तथा क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था तथा गुंबद के जो आकार में भी इसे बनवाया गया था, जिस वजह से ये भारतीय इस्लामी जो वास्तुकला रही है इसका संपूर्ण सम्मिश्रण भी हमें इस इमारत में देखने को मिलती है। यह इमारत भारतीय इस्लामी वास्तुकला को पूर्णता में पेश करता है। यहाँ संगमरमर की जालियों में हस्तशिल्प का प्रयोग और बेहतरीन काम देखने में आता है। अलाई दरवाजा के निर्माण में वैज्ञानिक सिद्धांतों को ध्यान में रखा गया है। अलाई दरवाजे की दीवारों में फूल और ज्यामितीय आकृतियां खुदवाई गई थीं जो इस तरह से खुदी हुई हैं कि उनसे रंग बिरंगी रोशनी का प्रभाव उत्पन्न होता है। इसे बनाते समय फूलों की पंखुड़ियों तथा लताओं का सुंदर चित्रण इसमें किया गया है जो इसे एक स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है। इन फूलों की पंखुड़ियों और लताओं का चित्रण प्रवेश द्वार पर भी देखने में आता है। अलाई दरवाजा की स्थापत्य कला की प्रशंसा करते हुए मार्शल ने कहा है कि अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा है। इतिहासकारों का मत है कि वास्तविक गुंबद का प्रयोग अलाई दरवाजा में ही दिखाई देता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम जमात खाना मस्जिद के विषय में बात करें तो इतिहासकारों ने इसे इस्लामी परंपरा में बनाया गया पहला भारतीय मस्जिद के रूप में वर्णित किया है। इस मस्जिद के निर्माण में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। इस मस्जिद में 3 कमरे हैं जिनमें 2 कमरे आयताकार हैं, वहीं मस्जिद के बीच में निर्मित जो कमरा है वह चौकोर है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम तुगलकाबाद के विषय में बात करते हैं तो दिल्ली के नज़दीक गियासुद्दीन तुगलक ने
पहाड़ियों पर एक नगर का निर्माण कराया जिसे तुगलकाबाद नाम दिया गया। इस नगर में रोमन शैली में एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया जिसे 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग की दीवारों की मुख्य विशेषता यह है कि यह अंदर की ओर झुकी हुई है, जैसा कि मिस्र के पिरामिडों में हमें देखने को मिलता है। इब्न बतूता ने इस किले के अंदर निर्मित सुल्तान के राजमहल के संदर्भ में कहा है कि राजमहल सूर्य के प्रकाश में इतना चमकता था कि कोई भी व्यक्ति उसे टकटकी बांधकर नहीं देख पाता था। तुगलकाबाद नगर में प्रवेश करने के लिए 52 दरवाजे बनाए गए थे। यही नहीं, राजमहल में शाही दरबार तथा जनान खाने का भी निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं, जो उत्कृष्ट नमूनों में से एक रहा था, वह था गयासुद्दीन का मकबरा। इसका निर्माण दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। इसकी ऊंचाई लगभग 81 फीट है तथा कृत्रिम झील के अंदर निर्मित इस मकबरे की दीवारें भीतर की ओर झुकी हुई हैं। गयासुद्दीन के मकबरे में हमें हिंदू मंदिर शैली के प्रयोग दिखाई देते हैं। जहांपना नगर के विषय में यदि हम बात करें तो इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राय पिथोरा और सीरी के बीच में करवाया गया था। इस नगर को सुरक्षित रखने के लिए इसके चारों ओर 12 गज मोटी दीवार का निर्माण करवाया गया था। इस नगर के स्थापत्य कला की प्रशंसा करते हुए पर्सी ब्राउन ने कहा है कि इस नगर की स्थापत्य शैली से स्पष्ट हो जाता है कि इसे बनाने वाले कारीगर सुंदर भवन निर्माण शैली से पूर्ण परिचित रहे थे। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी बाराखंबा के विषय में। इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सामंतों के निवास स्थान के रूप में करवाया गया था। इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि इसे बनाते समय इसकी गोपनीयता और सुरक्षा पर अत्यधिक ध्यान दिया गया था। अब आगे यहाँ पे यदि और हम चर्चा करते हैं अन्य जितने भी कार्य हुए थे स्थापत्य कला के क्षेत्र में, तो यहाँ पे कोटला फिरोज शाह का भी स्थान आता है। इसका निर्माण सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में करवाया था। यहाँ दुर्ग के अंदर 8 मस्जिद तथा व्यक्तिगत प्रयोग के लिए एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। दुर्ग के अंदर 3 राजमहल और शिकार खेलने के लिए स्थान का भी निर्माण करवाया गया था। यहाँ दुर्ग के अंदर जामा मस्जिद के सामने सम्राट अशोक का टोपरा गांव से लाया गया स्तंभ भी विद्यमान है। यदि हम यहाँ पे फिरोज शाह के मकबरे के विषय में बात करते हैं तो संगमरमर तथा पत्थरों से निर्मित इस मकबरे में संगमरमर का उत्कृष्ट प्रयोग किया गया है। मकबरे की दीवारों पर फूल पत्तियों एवं बेल बूटे का काम देखने में आता है। इसके गुंबद अष्टकोणीय ड्रम पर निर्मित है। यहाँ नेक्स्ट आप लोगों से यहाँ पे चर्चा करूंगी कि मोट की मस्जिद के विषय में। इसका निर्माण सुल्तान सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री वजीर मियाँ भोइया के द्वारा करवाया गया था। मोट की मस्जिद के छत पर गुंबद आकार की संरचना बनी हुई है जो इसके स्तंभों के साथ जुड़ी हुई है। मोट की मस्जिद की स्थापत्य कला की प्रशंसा करते हुए जॉन मार्शल ने कहा है कि लोदियों की स्थापत्य कला में जो भी सबसे सुंदर है उसका संक्षिप्त रूप में मोट के मस्जिद में विद्यमान है। सल्तनत काल के स्थापत्य कला के कुछ भवनों का अध्ययन हमने अपने जो किया है, इसमें हम कह सकते हैं कि एक संक्षिप्त उदाहरण हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि सल्तनत काल के सभी शासकों के द्वारा स्थापत्य कला के प्रचार और प्रसार में बहुत अधिक योगदान दिया गया था। सभी सुल्तानों का यह प्रयास रहा था कि सरकारी संरक्षण वास्तुकला और स्थापत्य कला को प्राप्त हो, क्योंकि सल्तनत काल के सभी सुल्तानों का विश्वास था कि इससे न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक सल्तनत साम्राज्य की प्रसिद्धि स्थापित होगी। उनकी इस सोच का समर्थन हमने देखा है कि कई विश्व विख्यात इतिहासकारों ने भी किया है। सल्तनत काल की स्थापत्य कला के अंतर्गत हमने देखा है कि इस्लामी कला का समावेश हिंदू प्राचीन वास्तुकला के साथ मिलकर एक इंडो इस्लामिक कला के रूप में हमारे समक्ष आता है। सल्तनत काल के निर्मित भवनों में हम एक ऐसी स्थापत्य कला का परिचय प्राप्त करते हैं जो एक ओर इस्लामिक कला के विशेषताओं को प्रदर्शित करता है तो दूसरी ओर हिंदू कला, स्थापत्य कला, वास्तुकला को भी अपने आप में समाविष्ट किए हुए है। और यही कारण है कि सल्तनत काल वैश्विक परिदृश्य में स्थापत्य कला के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने में सफल रहा है। यहाँ पे जैसा कि हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत काल में समाज में हिंदू और मुस्लिम जो थे
वो एक साथ रहते थे और इसी का हम कह सकते हैं कि समावेश हमें उस समय के स्थापत्य कला में भी देखने को मिलता है। दिल्ली सल्तनत को भारतीय इतिहास में इंडो इस्लामिक जो शैली थी उसकी उत्पत्ति के जनक के तौर पे भी हम इसको देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो ये पसंद आया हो दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर से संबंध में, तो प्लीज़ इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।